गुड मॉर्निंग। कौन कौन आया हो क्लास में अभी? टीडी। ठीक है, आज एमएमडीआर कंप्लीट हो जाएगा तुम लोग का। मेरा प्लानिंग था क्या कि सुबह में क्लास लेकर शाम में कोई दूसरा सब मतलब कोई दूसरा बिहार और उड़ीसा जो पब्लिक डिमांड का प्रोजेक्ट वो स्टार्ट करने का देख लेते हैं। शाम में आज क्लास लग पॉसिबल नहीं है तो सुबह में ही ठीक है ना। एमएमडीआर आज तुम लोग कंप्लीट हो जाएगा। अब बस जितना पढ़ा दिया जाएगा एमएमडीआर में क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। या 14 क्वेश्चन है या 15 क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा। ठीक है ना। कुछ कुछ चीज तुम लोग को जो रटना होगा वो आज हम बता दे रहे हैं, क्या क्या रटना है स्पेशल अलग से। कल का जो भी पढ़ाए थे, कल में किसी को कुछ डाउट नहीं है? खुद से जाकर रिविजन किए थे? सबके पास एमएमडीआर होगा ही ना, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जो भी होगा। और आज ये तुम लोग को पीपीटी भी जो है ना पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, कल कंप्लीट नहीं था इसलिए नहीं सेंड किया, आज मिल जाएगा तुम लोग को। कल वाले में किसी को डाउट नहीं ना? कल वाले में देख लो, कल एमडीओ का साथ में जो क्वेश्चन पेपर था वो भी साथ में हम लोग कंप्लीट करते हुए चले हैं। ठीक है ना। नोटिफाइड मिनरल फोर्थ शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल में क्या था, सेकंड शेड्यूल में क्या था, फर्स्ट शेड्यूल में क्या था, वो सारा कल शेड्यूल पढ़ लिए थे। साथ में कुछ छोटा मोटा डिफिनेशन पढ़े थे ना। पहले ये था कि कब कितने सेक्शन है, कितने शेड्यूल है, कब आया है, लीज एरिया क्या होता है, मिनरल्स में का डिफिनेशन क्या है, मिनरल ऑयल का डिफिनेशन क्या है, रिकॉग्निजेंस क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, माइनिंग ऑपरेशन क्या होता है, रॉयल्टी, डेड रेंट, फिर वो जो लीज मिलता है कितने साल के लिए मिलता है, माइनिंग लीज। ठीक है। गुड मॉर्निंग सूरजदेव। और हाँ, ये कोर्स जो जो अभी तक लिए हुए हैं, ठीक है ना, अभी है कि जो ओल्ड स्टूडेंट थे हमारे ईसीएल डब्ल्यूसीएल के, वो लोग भी अभी देख पा रहे हैं। तो बस आज एमएमडीआर तक ही वो देख पाएंगे। अगर कोर्स नहीं लिए होंगे तो कल से उनके लिए क्लास शो नहीं होगा। सिर्फ जो माइंस इंस्पेक्टर के कोर्स लिए हुए हैं उनको शो होगा। ठीक है। कैप्टिव माइंस इसके अनुसार जो दिया हुआ कैप्टिव माइंस है ना, बस कि 21 मार्च कितना 31 मार्च 2030 तक वाला, बस वही पढ़ना है। या 50 साल, जो दोनों में लेट से आएगा। प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस वगैरह का एरिया कितना मिलता है रिकॉग्निजेंस परमिट के लिए या माइनिंग लीज मतलब माइनिंग ऑपरेशन करने के लिए, वो सारा कब कब किस केस में टर्मिनेशन कर सकता है। ठीक है, वो पढ़ चुके थे हम लोग। अब एक टर्मिनेशन का दूसरा कंडीशन हम लोग छोड़े हुए थे, फोर्स नंबर का, ये अभी पढ़ लेंगे। एरिया हो गया था 25,000 या 10,000 स्क्वायर किलो, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, या 5 कितना था, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर 25 स्क्वायर किलोमीटर और 10 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा नहीं होना चाहिए। एरिया पढ़ चुके थे। किस कब तक मतलब कितने टाइम के लिए ग्रांट किया जाता है वो पढ़ चुके थे। सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्वेश्चन यही सबसे आएगा। और साथ में तुम लोग दिखाते ही चले थे कि क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। 13th नंबर, हाँ आज हम लोग स्पेशली कुछ पे ध्यान देंगे कि कौन कौन सा पढ़ना है। जैसे है ना कि रटना है सिर्फ कि हाँ 13th नंबर में क्या है। एक मिनट। ठीक है, आज स्पेशली हम लोग को क्या करना है। ठीक है ना। ये जो 13 नंबर में हासिल क्या है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनरल्स, इस तरीके से कुछ कुछ आज रटना होगा तुम लोगों को। ठीक है ना, वो रट लेना, बाकी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो फोर्स का एक छूटा हुआ था ये टर्मिनेशन के बारे में। ठीक है, ये तो हम लोग कल पढ़ लिए थे। क्या पढ़ते, इसमें क्या था कि टर्मिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज, 21 केस में हम लोग जो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, अंडरलाइन किया हुआ है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मिनरल, माइनर मिनरल को छोड़ के बाकी जो अदर मिनरल है। माइनर मिनरल में क्या क्या था, बिल्डिंग स्टोन, डिफिनेशन में दिया हुआ है ना, बिल्डिंग स्टोन, ऑर्डनरी सैंड, ऑर्डनरी क्ले वगैरह इसमें आता है, वो आता है। ग्रेवल वगैरह सब माइनर मिनरल में आता है। तो माइनर मिनरल को छोड़ के क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो कंसल्ट करेगा किस किस रीजन से हो सकता है कि बंद कर दे। तो यहाँ पे रीजन दिया टर्मिनेट करने का। ठीक है ना। एमएमडी मतलब इंटरेस्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना है, फ्लड को कंट्रोल करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, कि पब्लिक के हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े, उसको डेंजर ना हो, उसके लिए कम्युनिकेशन और बिल्डिंग स्मारक वगैरह कुछ भी है तो उसका सेफ्टी इंश्योर करने के लिए मेनली टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करके ही टर्मिनेट करेगा। और सेकंड में क्या था, इन केस ऑफ माइनर मिनरल स्टेट गवर्नमेंट खुद का डिसीजन ले सकता है टर्मिनेट करने का। यहाँ भी रीजन वही है सारा, जो इन द इंटरेस्ट से लेके यहाँ तक वो सारा रीजन सेम है। ठीक है। लेकिन टर्मिनेट करने से पहले जिस कंपनी का लीज या जिस पर्सन का लीज मिला हुआ है प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, रिकॉग्निजेंस करने के लिए, ठीक है ना, वो जो लीज मिला हुआ है तो उस पर्सन को भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि हाँ उसका भी सुनेंगे। ये नहीं कि ठीक है हम इस फैक्टर को कंसीडर करके बंद कर दे रहे हैं माइंस, मतलब लीज को कैंसिल करने का प्लान कर रहे हैं, टर्मिनेट करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन अगर वो आदमी बोलता है कि सर यहाँ पे जैसे क्या है कि प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, कि हम लोग प्राकृतिक जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट हम उस लोग उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे,
हम लोग फ्लड को कंट्रोल करने का कुछ अलग से उपाय करेंगे, पोल्यूशन ना फैले इसके लिए कुछ उपाय करेंगे। इस बेसिस पे मतलब उसको कुछ ऑप्शन देगा, ठीक है आपका क्या है इस पे कहना, अगर हम लोग टर्मिनेट नहीं करेंगे तो आप इसके लिए क्या करेंगे। तो ये बोल देगा कि हाँ सर ये ऊपर में बिल्डिंग वगैरह है, स्मारक वगैरह है, तो हम उस जगह पे या उतना डिस्टेंस तक फेंसिंग वगैरह कर कर कि कोई आदमी उधर ना जाए, हम लोग ना उधर से कुछ भी मिनरल निकालेंगे, ऐसा वो कर सकता है, ठीक है ना। सेकंड में क्या था कि जब जो होल्डर है, ठीक है ना, माइनिंग लीज का, वो क्या करता है, फेल्स टू अंडरटेक माइनिंग ऑपरेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। जब से उसको लीज मिला है, ठीक है ना, कि जैसे मान लो हम ही है कि अपना माइंस स्टार्ट करने वाले हैं, कोई भी माइंस स्टोन हो गया, कुछ माइंस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस केस में क्या है कि हमको लीज मिल गया है लेकिन हम माइनिंग ऑपरेशन 2 साल तक स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है ना, तो उसके लीज को क्या कर देगा, एक्सपायर, लेप्स हो जाएगा, उसका लीज जो परमिशन मिला हुआ था वो लेप्स हो जाएगा। तो वही है, वेयर द होल्डर ऑफ ए माइनिंग लीज फेल्स टू अंडरटेक माइनिंग ऑपरेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द लीज, ठीक है ना, अगर 2 साल तक वो माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया है। और दूसरा क्या है कि वो माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया है, हैविंग कमेंस्ड माइनिंग ऑपरेशन, बट वो जो डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब स्टार्ट करने के बाद 2 साल तक वो डिसकंटिन्यू करके रख दिया है, तो उस केस में क्या किया जाएगा कि उसका जो लीज है, लीज क्या हो जाएगा, लेप्स हो जाएगा, लीज सेल लेप्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 2 years, ठीक है। लेकिन इतना इजी तरीके से लीज एक्सपायर नहीं कर जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में क्या है, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं नॉट एबल टू स्टार्ट माइनिंग ऑपरेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years, और आफ्टर गेटिंग लीज, मतलब आफ्टर गेटिंग लीज वो 2 साल तक माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाया है, और स्टार्ट करने के बाद अगर डिसकंटिन्यू हो गया है फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years, तो लीज क्या हो जाएगा, लेप्स हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड में क्या है कि प्रोवाइडेड दैट जो स्टेट गवर्नमेंट है, मैं अब क्या है कि लीज लेप्स करने वाला है, तो जो अप्लीकेंट रहेगा वो क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा, अप्लीकेशन मेड बाय द होल्डर ऑफ सच लीज बिफोर, मतलब बोल उसको पता है कि हाँ अगर, क्या बोल रहे हो विकास, डेड रेंट तो भरता ही है तो फिर एक्सपायर क्यों होगा। मान लो डेड रेंट कितना है, रॉयल्टी का तो कुछ परसेंट था ना डेड रेंट, अगर कोई मिनरल एक्सट्रैक्शन करता है, ठीक है ना, तो रॉयल्टी जो पेड होगा, जो रॉयल्टी मिलेगा सरकार को और डेड रेंट मिलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, रॉयल्टी तो ज्यादा मिलेगा और डेड रेंट तो कम मिलेगा, इसलिए डेड रेंट तो फिक्स है ना कि हाँ आफ्टर 2 साल, आफ्टर 2 year, जब 3 से 4 साल के बीच में 5 साल के बाद है तो डेड रेंट फिक्स है, लेकिन रॉयल्टी जो है वो ज्यादा मिलेगा। रॉयल्टी क्या है कि पर टन जितना एक्सट्रैक्शन होगा या क्यूबिक फीट हो गया, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वॉल्यूम का डिफिनेशन दिया हुआ है, उसके अनुसार होगा, ठीक है। क्या है, रॉयल्टी एक तरीके से ज्यादा मिलता है इसलिए। अब क्या है कि 2 साल होने वाला है, मान लो माइनिंग ऑपरेशन आज कितना तारीख हो गया है, आज का एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 मई, ठीक है ना, 2 मई 2022 को किसी को लीज मिला हुआ है, तो 1 मई 2024 तक अगर वो माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करता है तो उसका लीज लेप्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है, मान लो पहले से माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है लेकिन 2 मई से वो बंद कर दिया है, कब तक, 1 मई तक के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो उस केस में 2 साल पीरियड कंप्लीट हो रहा है तो माइनिंग लीज उसका एक्सपायर कर जाएगा। लेकिन एक्सपायर करने से पहले, 1 मई आने से पहले, ये जो अप्लीकेंट रहेगा ना, वो स्टेट गवर्नमेंट को अप्लीकेशन देगा कि सर इसी रीजन से हम अपना माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगेगा कि नहीं ये जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है, इसके द्वारा इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द होल्डर ऑफ द लीज टू अंडरटेक माइनिंग ऑपरेशन और टू कंटिन्यू सच ऑपरेशन फॉर रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, कि वो जो रीजन था वो उसके कंट्रोल में नहीं था, जिसके कारण से वो माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाया है, तो जैसे वो एप्लीकेशन देगा स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ सच एप्लीकेशन, वो लीज जो लेप्स हो रहा था उसको फिर से दोबारा से रिवाइव कर देगा, बोलेगा कि वो लीज लेप्स नहीं करेगा, ठीक है ना। पहला क्या कंडीशन था, ये 2 साल वाला, ये ऊपर में लिखा हुआ है। सेकंड में क्या है कि बिफोर लेप्स लीज होल्डर क्या करेगा, ये लीज होल्डर एप्लीकेशन देगा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, अगर उसका रीजन से सेटिस्फाई रहेगा कि हाँ कि वो माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाया है, वो रीजन उसके कंट्रोल में नहीं था, तो विद इन 3 month ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, एप्लीकेशन रिसीव करने के 3 महीने के अंदर वो ऑर्डर देगा कि वो लीज लेप्स नहीं, ऑर्डर सच लीज सेल नॉट लेप्स, ठीक है ना। और अगर ऑर्डर मिल गया है उसको, लेकिन अगर फिर से ओनर, मतलब माइनिंग लीज होल्डर क्या कर रहा है, माइनिंग ऑपरेशन और इनएबिलिटी टू कंटिन्यू द सेम बिफोर द एंड ऑफ पीरियड ऑफ 6 month, अगर फिर से वो माइनिंग वाला क्या किया है, लीज तो मिल गया है पहले 3 महीने के अंदर, अब फिर टाइम लिमिट मिल जाए कि हाँ आपको इस दिन के अंदर स्टार्ट कर लेना है, और अगर आदमी फिर फेल कर गया है कि मान लो ये इसको मिल गया कि हाँ ठीक है आपका लीज फेल नहीं किया है, 1/5/2024 मान के चल रहा है, ठीक है ना, 1/5/2024 से फिर बोल रहा है कि ठीक है आप माइनिंग ऑपरेशन कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जैक्ट 1/5 नहीं है, कुछ अलग डेट लेते हैं, 3 महीने के अंदर दिया हुआ है ना, मान लो 1 जून से बोल रहे कि आप माइनिंग ऑपरेशन कंटिन्यू कीजिए, फिर इसमें 6 मंथ जोड़ दो, कितना हो जाएगा, सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना, 1 दिसंबर,
अगर फिर वो 6 महीने के अंदर अगर वो स्टार्ट नहीं किया माइनिंग ऑपरेशन, मतलब एक बार ग्रांट हो गया है, फिर से अगर वो स्टार्ट नहीं किया 6 महीने के अंदर, तो उसके फिर से लीज लैप्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन मिलेगा उसको कि अपील करने का। अपील करने के बाद अपना डेट बढ़ा लेता है कि ठीक है हम सर फिर से माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर माइनिंग ऑपरेशन अगर स्टार्ट नहीं करता है तो उसका लीज फिर से लैप्स कर जाएगा। अब क्या करेगा, फिर से एप्लीकेंट जो रहेगा फिर से एक रीजन देगा कि सर इस रीजन से हम माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाए थे। ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द होल्डर ऑफ ए लीज सबमिटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स लैप्स। मतलब मान लो 1 दिसंबर 2024 को लैप्स कर रहा था, लैप्स कर गया, ठीक है ना। अब इसके 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ क्या करेगा, फिर से माइनिंग लीज होल्डर एप्लीकेशन देगा स्टेट गवर्नमेंट को कि आप मेरे लीज को रिवाइव कर दीजिए। जिस भी रीजन से डिसकंटिन्यू था माइनिंग ऑपरेशन वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द होल्डर ऑफ द लीज। तो क्या करेगा, फिर से वो विद इन जैसे एप्लीकेशन मिला 3 महीने के अंदर फिर से वो रिवाइव कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कितना बार रिवाइव कर सकता है, कुछ तो इसका लिमिट फिक्स्ड होगा। नो लीज शेल बी रिवाइव्ड अंडर द थर्ड प्रोविजन फॉर मोर देन ट्वाइस ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ लीज। मतलब पूरा इंटायर पीरियड ऑफ लीज में है ना मात्र 2 बार ही ये लीज को रिवाइव कर सकता है सरकार, तीसरा का कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एक बार में जो लीज मिलता है तो पूरे जितने पीरियड के लिए मिल रहा है 30 साल के लिए मान लो मिल रहा है, 30 साल के पीरियड में मात्र 2 बार ही सरकार के पास पावर है रिवाइव करने का। ठीक है ना। इसका एक टाइम लाइन टाइप से देखो यहाँ बना हुआ है। ये ठीक था ना, फर्स्ट पॉइंट ठीक था। ये क्या था कि अगर 2 साल तक माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाया है या स्टार्ट करने के बाद 2 साल तक डिसकंटिन्यू रहा है तो लीज क्या है, लीज जो है लैप्स कर जाएगा। आज लीज लैप्स करने से पहले अगर एप्लीकेंट क्या करता है, एप्लीकेशन देता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, विद इन द 3 मंथ ऑफ द रिसीविंग एप्लीकेशन वो दे देगा लीज को, बोलेगा कि लैप्स नहीं करेगा। और अगर फिर से एप्लीकेंट क्या किया है, लीज होल्डर क्या हुआ है जो सके उसको ऑप्शन मिला है कि हाँ तो लीज लैप्स नहीं हुआ है, फिर अगर 6 महीने के अंदर फिर से वो माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, इफ अगेन विद इन 6 मंथ माइनिंग ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड तो लीज लैप्स हो जाएगा। तो फिर से एप्लीकेंट क्या करेगा, 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ ऑफ लैप्स एप्लीकेशन देगा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को और वो रिवाइव कर देगा लीज को विद इन 3 मंथ। और किसी भी सरकार के पास पावर है कि वो पूरा लीज का जो भी टाइम पीरियड है, पूरा होल टाइम पीरियड मात्र 2 बार ही रिवाइव कर सकता है लीज को। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे कि डाउट है? ये पीडीएफ मिलेगा उसमें ये लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इसको हम हटाएंगे नहीं, तो उसके अनुसार तुम लोगों पॉइंट वाइज देख लेना। पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, फिर थर्ड में ये है। ठीक है, बहुत ईजी है। आया समझ में? केडी, विकास, सूर्यदेव और कौन है यार, सभी को आया समझ में? ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वो समझ में आ गया सबको, वो कंप्लीट हो गया उधर का। अब इधर का कुछ पोर्शन देख लेते हैं। ये तो बता ही थे कि हाँ जिस तरीके से कल ही एग्जांपल देते ना कि 57 माइंस एक्ट में भी 57 सेक्शन, 58, 60, 61 अच्छे से रट लेना। मतलब क्या कि 57 में क्या दिया हुआ है, 58 में क्या दिया हुआ है, 60 में क्या दिया हुआ है, 61 में क्या दिया हुआ है। माइंस एक्ट वाला जरूर तुम लोग रट लेना। साथ में क्या कहता है माइंस एक्ट का थोड़ा बोल रहे, 9A रट लेना। सेक्शन 12 कमिटी दिया हुआ है, 22, 22A, 24, 25 नंबर सेक्शन, 40, 43, 45, 46, 57, 58, 60, 61। इतना तो जरूर तुम लोग, मतलब टॉपिक का नाम क्या है वो भी रटना होगा, मतलब ये जो है ना उसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं वो भी रटना होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 46 में क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन। इसमें क्या है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रेगुलेशन। 58 में क्या है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। ठीक है ना। यहाँ 13th नंबर में क्या दिया हुआ है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनरल्स। ये 13 में, हाँ 61 में बायलॉज है। और 60 में क्या था, एक 60 में भी एक था ना प्रायर पब्लिकेशन वगैरह कुछ वैसा है वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या था कि जो क्वेश्चन आया हुआ है कल भी दिखाया था, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनरल कितना नंबर में दिया है, 13 नंबर में दिया हुआ है। तो बाकी 11 नंबर में क्या है, 12A में क्या है, 14 में क्या है, ये भी तुम लोग को रट लेना है। ठीक है, ये 4 चीज जरूर रट लेना। इसमें 12A में हम यहाँ लिख दिए क्या है, ट्रांसफर ऑफ मिनरल कंसेशन। ये है ना, एक पार्टी से मान लो हम लेके लीज लिए हुए हैं, अब हम चाहते हैं हम अपने नाम पे ना रखे कि दूसरे को ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए जो दिया हुआ है वो 12A में दिया हुआ है। ठीक है, ये तुम लोग अभी लास्ट में MMDR का जो हार्ड कॉपी है ना वो सॉफ्ट कॉपी जो दिखा देंगे कि 11 में क्या है, 12A में यहाँ दिया हुआ है, 13 में क्या है ये है, 14 में क्या दिया हुआ बता देंगे। ठीक है, 15th में क्या था ये बोले थे रटने के लिए, सीधा हेडिंग ही रट लेना है, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर मिनरल। माइनर मिनरल के रिस्पेक्ट में किसके पास है पावर रूल बनाने का, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसमें क्या क्या है क्वेश्चन वो देखो यहाँ पे, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट, वो क्या कर सकता है,
मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द ग्रांट ऑफ क्वेरी लीजेज, माइनिंग लीजेज और अदर मिनरल कंसेशन। मतलब क्या क्या कर सकता है, क्वेरी लीज दे सकता है, माइनिंग लीज और अदर मिनरल कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर मिनरल। तो क्वेश्चन क्या आया यहाँ पे, द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल फॉर रेगुलेटिंग द ग्रांट इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर मिनरल्स अंडर 1957। क्या क्या जो 15 नंबर क्या 15 में दिया हुआ है, तो क्या था, क्वेरी लीज, माइनिंग लीज, मिनरल कंसेशन, ऑल ऑफ द अबव है ना यहाँ पे। वो जो रूल्स वगैरह बना सकता है, क्वेरी लीज के लिए बना सकता है, माइनिंग लीज के लिए और अदर मिनरल कंसेशन। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे जो आंसर है वो होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये 15 नंबर 13 15 तो याद ही रहेगा जो क्लास में पढ़ा दे रहे हैं। अब आता है यहाँ पे पेनल्टीज, कि अगर कुछ कोई वायोलेशन करता है तो क्या पेनल्टीज है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सेक्शन 4 में जो सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 1A में दिया हुआ है, अगर उसका कोई वायोलेशन करता है तो उसको क्या हो सकता है, 5 साल का जेल हो सकता है और उसको फाइन हो सकता है 5 लाख रुपए का, एंड विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 लाख पर हेक्टेयर। ठीक है ना। अब थोड़ा बता देंगे सेक्शन 4 में 1 और 1A में क्या दिया हुआ बता दे रहे, पहले यहाँ देख लो एक बार क्या है, कि अगर कोई भी कंट्रावेन करता है, जो भी प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन 4 के 1 और 1A में, अगर वो उसका वायलेशन करता है तो उसको 5 साल का जेल हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर, एंड विथ फाइन, और साथ में फाइन हो सकता है। वो फाइन क्या रहेगा, 5 लाख रुपया पर हेक्टेयर, जितना भी एरिया है 1 हेक्टेयर का 5 लाख फाइन देना पड़ेगा। ठीक है ना, वो हो गया। अब सेकंड में क्या है कि एनी रूल मेड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब MMDR 1957 में जितना भी रूल्स रेगुलेशन जो भी दिया हुआ है, अगर उसका कोई वायलेशन करता है तो उसका क्या रहेगा, 2 साल का जेल हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर, या फाइन वो हो सकता है 5 लाख का फाइन। ठीक है ना, या क्या हो जाएगा, दोनों हो सकता है, बोथ, या 2 साल का जेल होगा या 5 लाख का फाइन होगा, या दोनों हो सकता है। अब मान लो पहले तो ये फाइन वगैरह लग गया है, अब उसको टाइम देगा कुछ, कि आपको है कि 1 महीना के अंदर 2 महीने के अंदर कुछ टाइम लिमिट देगा। ठीक है ना, कि इसके अंदर आपको वो जो भी आप वायलेशन किए हैं उसको करेक्शन कर लेना है, कुछ टाइम लाइन देगा। किसके लिए, कि जो भी वायलेशन कर रहे हैं MMDR के अनुसार आप नहीं चल रहे हैं तो वायलेशन को कंप्लायंस कीजिए। अगर वायलेशन कंप्लायंस नहीं करता है, कंटिन्यू वायलेशन जारी रहता है, तो उस केस में क्या होगा, विथ एडिशनल फाइन विच में एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज ऑफ एवरी डे। उसके बाद क्या होगा, फाइन 50,000 रुपया पर डे के हिसाब से फाइन लगेगा। जितना दिन तक वो वायलेशन को कंप्लाई नहीं करेगा तो 50,000 रुपया पर डे के हिसाब से उसको फाइन लगते रहेगा। ठीक है, तो पेनल्टी में 2 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन कंफर्म में मान के चलो, एक क्वेश्चन 100% मेरे अनुसार, अगर मान लो मुझे क्वेश्चन सेट करने के लिए देगा तो पेनल्टी यहाँ से जो क्वेश्चन सेट होगा बस यही 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। अगर कोई सेक्शन 4 का 1 और 1A का सबसेक्शन जो दिया हुआ है, अगर इसका कोई वायलेशन करता है, कंट्रावेंशन करता है, तो उस केस में 5 साल का जेल और 5 लाख रुपया पर हेक्टेयर फाइन हो सकता है। सेकंड में क्या दिया है कि MMDR के अंदर बाकी जो सारा रूल्स रेगुलेशन दिया हुआ है, अगर उसका कोई वायलेशन करता है तो उस केस में 2 साल का जेल हो सकता है, या 5 लाख का फाइन हो सकता है, या बोथ हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, जो वायलेशन होता है ना, तो उसको कुछ टाइम लिमिट देता है कि हाँ आप इतना दिन के अंदर ठीक कर लीजिए। अगर वो टाइम लिमिट के अंदर वायलेशन को ठीक नहीं करता है तो उस केस में क्या होगा, प्रत्येक दिन पर 50,000 का फाइन देते जाएगा। ओनर को बोलेगा 50,000 रुपये का डेली आपको फाइन है, अब फाइन भरते रहिए और वायलेशन को जारी रखिए। तो कितना फाइन देगा, कितना फाइन को बर्दाश्त करेगा, तो वायलेशन को जरूर कंप्लाई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसा ही सेम दिया हुआ है माइंस एक्ट में भी दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो आया हुआ है, अंडर द MMDR, है ना, whoever contravenes the provision of section 4, देखो क्वेश्चन कैसा आता है कि सेक्शन 4 के अंदर जो प्रोविजन दिया हुआ है, अगर उसका कोई कंट्रावेंशन करता है तो उस केस में सेल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर ए टर्म विच में बी एक्सटेंड टू, कितने साल के लिए इसको जेल हो सकता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। तो ध्यान में मान लो कि 2 और 5 में कंफ्यूजन रहेगा, 5, 3 और 10 तो कट जाएगा कि 3 और 10 तो हम फाइन पढ़ा ही नहीं है, 2 साल का हो सकता है या 5 साल का हो सकता है, यही पढ़ाए हुए हैं। अगर किसी को मान लो कंफ्यूजन हो गया एग्जाम में, तुक्का मारने वाला था, 3 और 10 तो नहीं होगा आंसर, अब 2 और 5 में फंसना है कि क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 2 साल का कहाँ था, हाँ ये 5 साल का फाइन है ना, 5 साल का फाइन मतलब 5 साल का जेल हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेक्शन 4 का 1 और 1A में क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, तो क्या था 4 में, देखो यहाँ हेडिंग क्या है, प्रोस्पेक्टिंग और माइनिंग ऑपरेशन टू बी अंडर लाइसेंस और लीज। मतलब क्या है कि नो पर्सन सेल अंडरटेक एनी रिकॉग्निजेंस, प्रोस्पेक्टिंग और माइनिंग ऑपरेशन इन एनी एरिया। मतलब MMDR के अंदर जो रूल रेगुलेशन जो दिया हुआ है उसी के तहत कोई भी व्यक्ति अपना रिकॉग्निजेंस ऑपरेशन करेगा, प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशन करेगा, माइनिंग ऑपरेशन करेगा। ठीक है ना, अगर इस रूल्स को कोई वायलेट करता है तो उस पर वो फाइन का प्रावधान है कितना, 5 लाख, 5 साल का जेल और 5 लाख का, दोनों का फाइन का प्रोविजन है।
लेकिन ये फाइन किस पे इम्पोज नहीं होगा, किस पे इम्पोज नहीं होगा, वो है कि अगर कोई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला के कुछ अपना वो रिकॉग्निजेंस ऑपरेशन वगैरह कर रहा है तो इस पे वो फाइन वगैरह नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का कोई भी होता है ना कि टीम आके अगर कुछ करेगा तो उस पर फाइन नहीं लगाया जाएगा। एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये टर्म याद रखना। इसलिए कैसा क्वेश्चन यहाँ से एक एमसीक्यू हो सकता है, यहाँ से बना दिया वो लोग कि किस पे ये जो सेक्शन 4 का 1 का जो वायलेशन का एक्ट नहीं लगाया सकेगा, मतलब फाइन या जेल उसको नहीं होगा। किसको नहीं होगा, जीएसआई वाले को नहीं होगा, इंडियन ब्यूरो माइंस वाले को नहीं होगा। एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर वहां से कोई आ रहा है एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, AMDER, ठीक है ना। और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है ना माइनिंग और जियोलॉजी डिपार्टमेंट वाला, या MECL जो है मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस पे ये फाइन पेनल्टी नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। और एक छोटा सी याद रखना, देखना ये ऑप्शन क्लियर रखो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ऑल्सो नथिंग इन दिस सब सेक्शन शेल अप्लाई टू एनी माइनिंग लीज, कोई भी माइनिंग लीज में अप्लाई नहीं होगा इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा दमन दीव, ये 3 याद रखना। यूनियन टेरिटरी कहाँ का, गोवा, दमन और दीव का। नथिंग इन दिस सबसेक्शन, जो भी ये सबसेक्शन में दिया हुआ है, शेल अप्लाई टू एनी माइनिंग लीज इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। जब ये MMDR एक्ट लागू किया गया है यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा का दमन में और दीव में, गोवा, दमन और दीव में लागू किया गया है, नथिंग सेक्शन शेल अप्लाई टू एनी माइनिंग लीज इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब पहले कुछ भी MMDR वाला जो प्रोविजन है ना वो सब लागू नहीं होगा। कहाँ पे, यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा दमन दीव। बस ये तुम सिर्फ ध्यान में रखो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा दमन दीव, अगर कहीं ऑप्शन कुछ वैसा आ जाता है कहाँ पे लागू नहीं होगा या क्या है, तो गोवा दमन दीव मारना ऑप्शन, ठीक है। ये 4(1) का हो गया। और 1A में क्या था कि कोई भी पर्सन जो है ना ट्रांसपोर्ट स्टोर, मान लो मिनरल निकाल रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी करेगा, स्टोरेज भी करेगा, अगर वो MMDR में जो बनाया गया है रूल्स रेगुलेशन अगर उसके तहत नहीं करता है तो उसके लिए भी वो जो फाइन है 5 लाख और 5 साल और 5 लाख वाला, वो ध्यान रखना। यही है 1 और 1A में यही चीज दिया हुआ है। हाँ, एक माइंस एक्ट सिक्किम में लागू नहीं होता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे है गोवा, दमन, दीव वगैरह, ये 3 याद रखना है। अब बाकी पेनल्टी याद रखना है। अभी तक जो पढ़ाए आज के लेक्चर में उसमें क्या याद रखना है, ये थोड़ा सा यहाँ वाला जो कौन कौन सा डिपार्टमेंट पे ये लागू पेनल्टी नहीं लगेगा, पेनल्टी कितना है, अगर कोई सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 और 1A जो दिया हुआ है इसका वायलेशन करता है तो पेनल्टी कितना लगेगा, ठीक है, पेनल्टी पढ़ लिए। अब क्या है, कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस मतलब मान लो जब तक कोई कोर्ट में कंप्लेन नहीं करेगा, ठीक है ना, जब तक कोई कोर्ट में कंप्लेन नहीं करेगा तो क्या, कोई भी मान लो कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया, कहीं किसी घर में डकैती हो गया, कोई किसी को मार दिया, तो कोई केस करता है ना तभी तो कोर्ट उसको अपने संज्ञान में लेता है। तो वही है यहाँ पे 22 में क्या दिया हुआ है, कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, कि कोई भी कोर्ट जो है, नो कोर्ट शैल टेक कोग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट और एनी रूल्स मेड देयर अंडर, एक्सेप्ट, जब कोई कंप्लेन करेगा, कंप्लेन कौन करेगा, एक्सेप्ट अपॉन कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय पर्सन ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब मान लो किसी माइनिंग लीज होल्डर वाले पे केस करना है कि वायलेशन कर रहा है कुछ भी, तो स्टेट गवर्नमेंट वाला या सेंट्रल गवर्नमेंट वाला केस करना है, तो इसका जो एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा ना, या कोई पर्सन को ऑथराइज कर देगा, जाइए जी, ये वकील को मान लो नियुक्त कर दे रहा है, अपॉइंटमेंट कर दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वकील रहता है, सरकारी वकील रहता है, वो जाके इसके ऊपर कंप्लेन करेगा, इसके ऊपर कहाँ पे जाके कंप्लेन करेगा, तो फिर है कि कोर्ट उसको अपने संज्ञान में लेगा। ये है 22 में दिया हुआ है। तो 22 याद रखना है, कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कहाँ दिया हुआ है, 22 में। 13 नंबर याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट, 15 नंबर याद रखना है स्टेट गवर्नमेंट, 22 में याद रखना है ऑफेंसेज। और इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, 21 में क्या था, पेनल्टीज, ठीक है, 21 में क्या है, पेनल्टीज। और एक इसमें 26 भी याद रखना है, 26 नंबर में क्या है, इसमें डेलीगेशन ऑफ पावर्स दिया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्सन को ऑथराइज उसको पावर दे सकता है ना, तो वो डेलीगेशन ऑफ पावर्स 26 में दिया हुआ है, ये VVI है। अब होता है कि कोई कंपनी ऑफेंस कर रहा है, ठीक है ना, अब मान लो CCL इतना बड़ा कंपनी है, ठीक है ना, अब कोई कंपनी जिस जगह पे मान लो माइनिंग वाले एरिया पे काम कर रहा है, जहाँ पे काम चल रहा है, सबका अलग एरिया सबसे बटा हुआ है, तो किस पे कोई अगर वायलेशन कर रहा है तो किस पे केस होगा, कोल माइंस रेगुलेशन, यहाँ माइंस एक्ट CMR के अनुसार केस होगा CCL वाले पे। और अगर स्टोन क्वेरी वगैरह हो गया या जो प्रीशियस मेटल गोल्ड वगैरह का माइनिंग जहाँ पे हो गया वहाँ पे MMDR लागू होगा। तो वहाँ पे अगर कोई कंपनी कोई काम कर रहा है
छोटा मोटा कोई कंपनी हो गया, वो वायलेशन कर रहा है, तो किस पे केस करना है, किसको कंसिडर करें कि हाँ उस केस में किसको ऊपर एफआईआर दर्ज होगा, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। इफ द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और एनी रूल्स मेड देयर अंडर इज ए कंपनी, अगर कोई पर्सन जो यहाँ पे ऑफेंस कमिट कर रहा है वो कंपनी है, तरीके से कोई कंपनी ऑफेंस कर रहा है, तो उस केस में किसमें होगा, प्रत्येक पर्सन हु एट द टाइम द ऑफेंस वाज कमिटेड वाज इन चार्ज ऑफ एंड वाज रिस्पॉन्स, जो मतलब उस टाइम कंपनी का इंचार्ज होगा, ठीक है ना, और रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, होता है डायरेक्टर वगैरह कुछ होता है ना, जैसे डायरेक्टर हो गया, तो उस केस में जो उस टाइम का डायरेक्टर हो गया उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगा, वैसा है। जैसे माइंस वाला केस में क्या होता है, ओनर एजेंट मैनेजर होता है, तो छोटा मोटा जो कंपनी होता है तो उसका 4-5 डायरेक्टर मिलकर चलाता है ना, तो वो जो वर्किंग डायरेक्टर उस टाइम जो भी होगा उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे एक ये वाला थोड़ा सा पोर्सन में है इजी, हर एक ये इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, मतलब अगर मान लो ये कंपनी हो गया, मान लो कोई एबीसी कंपनी हो गया, ये कहीं पे माइनिंग लीज लिए हुए है और यहाँ पे काम करने वाला वायलेशन कर दिया है, कंट्रावेन कर दिया है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया हुआ है, तो डायरेक्टली एबीसी कंपनी अगर बोले कोर्ट में जाकर कि सर ये जो वायलेशन किया हुआ है ये मेरे बिना जानकारी के है, ये मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है, वहां पे काम करने वाला है वो वायलेशन किया हुआ है, या यहाँ वायलेशन हो गया है, तो ये क्या यूज किया है, ड्यू डिलिजेंस, मतलब क्या, जितना प्रयास हो सकता था वो सारा प्रयास किया है, उसके बाद भी वायलेशन कंटिन्यू रहा है, तो उस केस में हो सकता है कि उसको पनिशमेंट ना मिले, जो डायरेक्टर वगैरह है जिसके ऊपर कंपनी का जो मेन बॉस है उसको पनिशमेंट ना मिले, क्योंकि उसके विदाउट नॉलेज के कोई वायलेशन हुआ था, और अगर कोई वायलेशन हुआ था तो उचित प्रयास किया था। तो ये ध्यान रखना है, माइंस एक्ट में बोले थे कि ड्यू के साथ हमेशा डिलिजेंस वाला वर्ड यूज होता है, ड्यू डिलिजेंस, ठीक है ना, मतलब उचित प्रयास, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन हो सकता है कि ड्यू के साथ कौन सा टर्म यूज होता है, ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में आया हुआ था, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कोई फर्म हो गया, ठीक है, कोई फर्म हो गया, तो उस केस में किस पे केस होगा, तो फर्म का जो पार्टनर होता है ना, जैसे कि एग्जांपल दिए थे हम माइंस एक्ट जब पढ़ा थे उस टाइम भी एग्जांपल दिए थे कि मुर्गा पोल्ट्री फार्म जो होता है, मुर्गा पोल्ट्री फार्म, तो जो वो क्या होता है 4-5 पार्टनर मान लो मिलकर खोलता है, तो उस केस में फर्म के केस में क्या होगा, पार्टनर पे केस होगा, मेन डायरेक्टर कौन होगा उसमें, उसका पार्टनर होता है। और कोई कंपनी हो गया टाटा स्टील लिमिटेड, तो उस केस में उसका जो डायरेक्टर होता है उस पर केस होगा। या अगर कोई एसोसिएशन हो गया, जैसे कोल माइन ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो भी कोल इंडिया में होता है तो एग्जीक्यूटिव के लिए ये है कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एसोसिएशन किसका मिलकर बना होता है, मेंबर का मिलकर बना हुआ होता है, तो उस केस में उसका जो मेंबर प्रेसिडेंट वगैरह होता है उस पर केस होता है, ऐसा है, ठीक है ना। इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ऑफेंसेज बाय कंपनी में 23 नंबर याद रखना है, और क्या याद रखना है कि इसमें ड्यू के साथ डिलिजेंस वर्ड यूज होता है। डायरेक्टर, फर्म के केस में डायरेक्टर कौन होता है, डायरेक्टर इन रिलेशन टू ए फर्म मीन्स ए पार्टनर इन द फर्म, ठीक है। कंपनी मीन्स क्या, एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स ए फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, बस इसमें ज्यादा कुछ याद रखना ही नहीं, ये डायरेक्टर वाला याद रख लेना। अब ये जो है ना कि बिहार मिनरल कंसेशन, बिहार मिनरल कंसेशन, बिहार मिनरल कंसेशन, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, जिसको बिहार सीपीटीएस भी रूल बोला जाता है। तो हर एक स्टेट का अपना अलग अलग ये मिनरल कंसेशन, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग वगैरह रूल बना के रखता है हर एक स्टेट वाला। तो ये कहाँ दिया हुआ है, 23 का सी में दिया हुआ है। इसी के तहत जो बिहार मिनरल सीपीटीएस बना हुआ है 2019, वो इसी के अंदर बना हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो 23 से भी तुमको ये सिर्फ हेडिंग याद करके रखना है। 24 में भी ये सिर्फ याद रखना है, पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, किसी भी पर्सन को ऑथोराइज कर सकता है कि जाओ जी तुम माइंस में इंस्पेक्शन करो, सर्वे करो, मेजरमेंट करो, स्टॉक वगैरह देखो, जाके रजिस्टर रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी चेक करो। जिस तरीके से माइंस में क्या था, जो माइंस इंस्पेक्टर माइंस में वो था ना, वो रीजनल इंस्पेक्टर, पावर ऑफ जो इंस्पेक्टर पढ़ते थे कमिटी वगैरह के पहले, तो वहां पे क्या था माइंस एक्ट में, वहां भी था ना कि जो चीफ इंस्पेक्टर होता था वो किसी इंस्पेक्टर को पावर ऑथराइज करता था कि जाओ जी तुम कभी भी किसी भी माइंस में जाके इंस्पेक्शन करो। तो वही सेम है यहाँ पे। तो 24 में क्या दिया हुआ है, पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, ये ध्यान रखना है। ये इसमें हम इधर कुछ भी पोर्शन हाईलाइट नहीं किए हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये 24 में क्या दिया हुआ है, पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन। 26 बता रहे थे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, ये किसके पास क्या क्या पावर है, उसका डेलीगेशन ऑफ पावर के बारे में कहाँ बताया गया है, 26 में बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे कि कोई भी रूल्स वगैरह बनता है एक्ट के रूप में कब पास होता है, जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस में रखा जाता है, पार्लियामेंट से पास होगा तो ही कोई चीज एक्ट बनता है, ठीक है ना। तो है कि पार्लियामेंट में कितने दिनों के लिए रखा जाता है, टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज, ये ध्यान रखना। पार्लियामेंट में कोई भी चीज को एक्ट बनाने के लिए वो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट वाइल इट इज इन सेशन फॉर ए टोटल पीरियड 30 डेज, मतलब 30 दिन के लिए रखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसमें और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। 28 नंबर,
30 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ये मतलब रट लेना है तुम लोगों को, इसमें ज्यादा मतलब नहीं है इससे, ठीक है ना। ये जो हाईलाइट किया हुआ है बस यही मतलब है कि पावर ऑफ रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऑर्डर बनाया हुआ है, ठीक है ना, तो पावर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिवाइज कर पाए। तो पावर कितना नंबर में दिया हुआ है? 30 नंबर में दिया हुआ, 30 नंबर में। और कितना, बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है। कीजिए, तुम लोग लग रहा होगा अभी 30 नंबर में क्या था, 25 नंबर में क्या था, एक बार तुम लोग खुद से पढ़ोगे ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अंदर डिटेल नहीं जाना है, सिर्फ ये ध्यान रखना, पावर ऑफ रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू माइनिंग लीज फॉर कोल ग्रांटेड बिफोर 25 अक्टूबर 1949। ये डेट इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई माइनिंग लीज ग्रांट किया गया है, कब डेट किया गया है? 25 अक्टूबर 1949 से पहले, तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है? 30A में दिया हुआ है, ठीक है। 30B क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। स्टार्टिंग में डिफिनेशन पढ़े थे ना, स्पेशल कोर्ट मींस क्या होता है? कोर्ट ऑफ सेशन। स्पेशल कोर्ट मींस क्या था? कोर्ट ऑफ सेशंस, ठीक है ना। इसमें क्या होता है स्पेशल कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन? मान लो कोई सेक्शन 4 के, जो सेक्शन 4 था 1 और 1A का वायलेशन करता है, या ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज सही तरीके से नहीं करता, रूल रेगुलेशन के तहत नहीं करता है, या वो जो रिकॉग्निजेंस है, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस है, या माइनिंग ऑपरेशन रूल्स रेगुलेशन के तहत नहीं करता है, तो वहां पे क्या होता है? स्पीडी ट्रायल, कौन सा? स्पीडी ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेज फॉर कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन, कि फास्ट ट्रायल कोर्ट का गठन किया जाता है इस तरीके से। कुछ कुछ केस होता है ना नॉर्मल भी, कि हाँ क्या तुरंत फास्ट तरीके से उसको सजा मिलना चाहिए, तो उसी टाइप से यहाँ भी है कि या बरी हो जाए या वो केस तुरंत से तुरंत खत्म हो जाए, वैसा वाला सिचुएशन है, ठीक है ना। ये इसलिए उसमें स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाता है, स्पेशल कोर्ट बनाया जाता है। स्पेशल कोर्ट में क्या होता है? स्पेशल कोर्ट शेल कंसिस्ट ऑफ ए जज हु शेल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद द कंकरेंस ऑफ द हाई कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है। स्पेशल कोर्ट क्या होता है? स्पेशल कोर्ट शेल कंसिस्ट ऑफ ए जज, जज का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करेगा, और विद द कंकरेंस ऑफ द हाई कोर्ट। ये क्वेश्चन देख लो यहाँ क्या था, यहाँ पे ये क्वेश्चन, द जज ऑफ द स्पेशल कोर्ट शेल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद द कंकरेंस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है ना। ऑप्शन क्या था? द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंकरेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये ऑप्शन गलत था। चीफ मिनिस्टर ऑप्शन गलत है, चीफ मिनिस्टर ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन सही है। तो क्या क्वेश्चन आया हुआ है? ये क्वेश्चन ये आया हुआ है, क्या स्पेशल कोर्ट क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ जज, जज का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट विद द कंकरेंस ऑफ हाई कोर्ट। क्योंकि स्टेट में तो हाई कोर्ट ही होता है, सुप्रीम कोर्ट तो एक सुप्रीम कोर्ट, सब हाई कोर्ट का भी मेन हो गया, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होता है, ठीक है ना। A person shall not be qualified for appointment as a judge of a special court unless he is or has been a district and session judge। होता है ना, ये जज किसको बना देंगे? जज के लिए कुछ तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उसको या तो डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए या सेशन जज होना चाहिए, तो ही उस जज को हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं स्पेशल कोर्ट के लिए, ठीक है ना। और अगर फोर्थ में क्या है? एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट मान लो किसी को सजा दे दिया है, तो उसके अगेंस्ट में अपील में वो कहा जा सकता है? मैं प्रीफर एन अपील टू द हाई कोर्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। ये ध्यान रखना कि अगर स्पेशल कोर्ट किसी माइनिंग लीज होल्डर वाले को कुछ पनिशमेंट दे दिया है, तो वो इसके अगेंस्ट अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, हाई कोर्ट में अपील करेगा विद इन 60 डेज। जैसे आज किसी को पनिशमेंट स्पेशल कोर्ट के द्वारा मिल गया है, तो 60 दिन के अंदर वो क्या करेगा? हाई कोर्ट में अपील करेगा। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये भी 30B इंपॉर्टेंट है। और स्पेशल कोर्ट मींस क्या होता है? कोर्ट ऑफ सेशन, ये इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो 30B हो गया, 30A हो गया, ठीक है ना। तो 30A, 30B, 30C में क्या है? 30B में कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। 30A में जो 25 अक्टूबर 1949 से पहले किसी को माइनिंग ली, सिर्फ कोयला का ग्रांट किया गया है, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है। और 30C में क्या है? स्पेशल कोर्ट्स टू हैव पावर ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। और डिफिनेशन में ये था ना कि स्पेशल कोर्ट मींस क्या होता है? कोर्ट ऑफ सेशन होता है। तो स्पेशल कोर्ट्स टू हैव पावर ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन, बस ये 30C याद रखना है। अब यहाँ पे क्या था क्वेश्चन कि सेक्शन 26 में क्या दिया हुआ था? तो हम बताए भी थे, सेक्शन 26 में डेलीगेशन ऑफ पावर दिया हुआ है। और बाकी ये क्या दिया हुआ है? प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, वो 27 में दिया हुआ है। पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, वो 24 में दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये 27 लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, ये 26 है यहाँ पे। और ये क्या है? 31, रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स इन स्पेशल केसेस, ये 31 में दिया हुआ है। तो ये 4 रट लेना तुम लोग जरूर। क्वेश्चन जितना पढ़ा दिए हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मान लो 15 क्वेश्चन आता है, तो 15 क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा जितना पढ़ा है। और अगर 20 क्वेश्चन देता है, तो 20 का 20 क्वेश्चन ही यहीं से आ जाएगा। MMDR से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। अब तुम लोग देख लो रिवीजन में कितना टाइम लगेगा। हमको लग रहा है ये तुम लोग को जो मैंने ये रटना होगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर हेडिंग सिर्फ रटना होगा। ये हेडिंग रट लेना, एक बार पढ़ लेना ना, आइडिया लग, एक आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ
4 में ये है, 5 में ये था, इस तरीके से, ठीक है ना। इस रॉयल्टी वगैरह के बारे में कहाँ दिया हुआ है, 9 में दिया हुआ है, उस तरीके से, ठीक है ना। तो एमएमडीआर तुम लोग का फिनिश हो गया। मतलब जो 20 क्वेश्चन था एमडीओ का ना, मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर बिहार का, वो 20 का 20 क्वेश्चन कवर हो गया, साथ में और एक्स्ट्रा कुछ कुछ पढ़ लिया। कहाँ है माइनिंग एमडीओ, तो कल तो यहीं से स्टार्ट किया था डिस्कशन करने। पहला में डिफिनेशन था, सेकंड में पूछ दिया है कब लागू हुआ है, ये हो गया था। ठीक है, ये हो गया था। अंडर द माइंस एंड मिनरल, माइनर मिनरल मींस क्या होता है, सब होता है। रॉयल्टी के बारे में कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 9 में दिया हुआ है। 10th में क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस माइनिंग लीज। तो सारा यहाँ पे तुम लोग का जो भी था, स्पेशल कोर्ट मींस क्या होता है, कोर्ट ऑफ सेशन होता है। शेड्यूल 4 में क्या दिया हुआ, नोटिफाइड मिनरल दिया हुआ है। एमएमडीआर में जो फर्स्ट पार्ट में शेड्यूल दिया हुआ है, जो फर्स्ट पार्ट का मतलब फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट ए में जो दिया हुआ है मिनरल, मैक्सिमम टाइम 30 साल के लिए दिया जाता है ना। अगर कहीं किसी का टर्मिनेट करना है लीज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन मतलब कंसल्ट करेगा। मेटेलिक नॉन मेटेलिक मिनरल में ऑल ऑफ दीज हो गया। अगर किसी को पनिशमेंट वाला जो भी बताए थे, 5 साल का पनिशमेंट मिलेगा 4 के तहत वायोलेशन करेगा तो। ये जो फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, एंड द फोर्थ शेड्यूल, हु शेल बी एम्पावर्ड टू अमेंड द फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल। तो किसके पास वो पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा जो 20 क्वेश्चन था ये तुम लोग कंप्लीट हो गया। और इसमें ये ध्यान रखना, ये जो जो सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना, जो क्वेश्चन इंक्लूडेड है, 11, 12 है, 13, 14 नंबर सेक्शन जरूर रट लेना। और कहाँ था यार, यहाँ पे 9 नंबर क्या है, 10 नंबर क्या है, 10 क्या है, 13 क्या है, वो सारा यहाँ से रट लेना। 9, 10, 10 ए 13, इस तरीके से। सभी के पास है एमडीआर का सॉफ्ट कॉपी, है सभी के पास होना चाहिए लग रहा है, ठीक है। तो देखो तुम लोग एक बार क्या करना, ये जो चीज है ना यहाँ पे दिया हुआ, ये इसको एक बार माइंड में रखने की कोशिश करना कि 9, 9 है, 9B, 9C क्या दिया हुआ है ना। क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आया था, जैसे 26 का जो आया हुआ था डेलीगेशन ऑफ पावर है ना, डेलीगेशन ऑफ पावर्स कहाँ दिया हुआ है, 26 में दिया हुआ है। 30B में क्या दिया हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट दिया हुआ है। इस तरीके से भी क्वेश्चन जो आ जाता है ना, क्वेश्चन बन जाएगा। शेड्यूल 4 तो तुम लोग को बता ही दिए हैं पूरा डिटेल में, 1, 2, 3, 4 में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तुम लोग को सिर्फ क्या करना है, एक बार जितना बताए हुए अंदर वाला वो तो तुम लोग को रिवीजन कर लेना है, और साथ में ये टॉपिक को ध्यान देना है कि 26 में क्या दिया हुआ है, 24 में क्या दिया हुआ है, पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन 26 ये रट लेना है, पेनल्टी 21 में दिया हुआ है। इस तरीके से कुछ कुछ चीज, जैसे ऑफेंसेज बाय कंपनी, कंपाउंडिंग ऑफेंसेज, ये सब नहीं रखना है, ठीक है ना। वो सब ज्यादा ठीक चीज नहीं है, ठीक है ना। तो ये एमएमडीआर का ये जो सॉफ्ट कॉपी है ना, सॉफ्ट कॉपी हम आज ही शेयर कर देंगे ग्रुप में। आया समझ में एमएमडीआर क्या है, समझ में आया, ये बताओ। जो पढ़ना था मेन ही हम लोग कल ही पढ़े थे, आज थोड़ा बहुत जो बच गया तो वो पढ़े थे, ठीक है ना। तो एमएमडीआर से सोच लो जितना भी क्वेश्चन आएगा, हमको मुझे लग रहा है कि 7 चैप्टर दिया हुआ है, तो 14 × 7 करके या 15 क्वेश्चन, 14 या 15 क्वेश्चन आने का संभावना है, ठीक है ना। तो 15 का 15 क्वेश्चन सही बन जाना चाहिए, ये टारगेट रखना है, ठीक है ना। 15 का 15 क्वेश्चन या 14 जितना भी क्वेश्चन आता है वो तुम लोग को छोड़ना नहीं है, एकदम सही हो जाना चाहिए। और जो नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो उसके लिए सब ऑप्शन सेम लगेगा, ठीक है ना। शेड्यूल क्या था, शेड्यूल 4 में है नोटिफाइड मिनरल के बारे में, नोटिफाइड मिनरल्स। इसमें क्या दिया हुआ, बॉक्साइट, आयरन, एल से लाइमस्टोन था शायद, और एक एम दिया हुआ, याद रखना BILM, देख लेना वहां पे फुल क्या दिया हुआ है। थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है डेड रेंट के बारे में। इसमें 4 क्लासिफिकेशन यहाँ भी है, क्या क्या है, प्रीसियस, हाई वैल्यू या सेमी प्रीसियस, मीडियम वैल्यू और लो वैल्यू। तो लो वैल्यू को जो डेड रेंट है ना, जितना भी है, मान लो 400 है, तो यहाँ इसका डबल है, यहाँ पे ट्रिपल है, यहाँ पे 4 टाइम्स है। सेकेंड शेड्यूल में दिया हुआ है रॉयल्टी के बारे में। और फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है। पार्ट ए में क्या है, कोल एंड लिग्नाइट है। पार्ट बी में क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मिनरल्स दिया हुआ है। और पार्ट सी में क्या है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो यही शेड्यूल है। तो क्वेश्चन शेड्यूल से बहुत ज्यादा चांस है, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलो कि आ ही जाएगा, ठीक है ना। अब बाकी तुम लोग रट लेना, मेटेलिक मिनरल में क्या क्या था, A B C C करके था ना जो रटवाए थे कल,
ABCC शुभमन गिल का गिल था, और क्या था लास्ट में MPZ। ठीक है, इस तरीके से वो रख लेना, इसका जो एलिमेंट दिया हुआ है। किसी को कुछ डाउट है? बस MMDR कंप्लीट हो गया है। अब वो तुम लोग क्लास कल ही स्टार्ट होगा, देख लेते हैं कल, अगर किसी एक दिन मेरा इलेक्शन का ट्रेनिंग भी दिया हुआ है। ठीक है।